हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जो व्यय विधि के बारे में पढ़ा था। व्यय विधि क्या होती है और किस तरह से हम व्यय विधि के द्वारा नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, कैसे हम मेज़र करेंगे नेशनल इनकम को व्यय विधि के द्वारा, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जिसमें हमने एक पूरा उसका एक चार्ट के थ्रू भी पढ़ा था कि उसमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स को शामिल किया जाता है। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था उसमें अंतिम उपभोग व्यय क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था उसके अंदर हमारा कंज्यूमर का अंतिम उपभोग व्यय, सरकार का अंतिम उपभोग व्यय। फिर उसके बाद देखा था हमने विनियोग और जो पूंजी निर्माण व्यय कौन कौन से होते हैं। उसमें भी निजी और सरकारी अलग अलग जो पूंजी निर्माण या विनियोग होता है। फिर हमने देखा था जो शुद्ध निर्यात जो व्यय होता है वो क्या होता है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा था। आज हम ये देखेंगे कि एक पूरा इन पूरे प्रोसेस को हम एक समझेंगे कि ये किस तरह से हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं और इसको मापने का जो प्रोसेस है पूरा वो क्या है। तो हम एक पूरा इसको एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। इस चार्ट को मैं आपको अपने इस स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। इस पूरे चार्ट को देखिए और इस चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए क्या हाउ वी विल रीच, कैसे हम नेशनल इनकम तक पहुँचते हैं, क्या क्या उसमें हम जोड़ते घटाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम व्यय विधि के द्वारा किस तरह से नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो सबसे ऊपर हमारा जो हमारे निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, शुद्ध निर्यात, इन तीनों ही तरह के व्यय को हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। चाहे हमारे निजी उपभोग व्यय में जैसे हमने पढ़ा था जिसमें पर्सनल एक व्यक्ति द्वारा जो व्यय किए जाते हैं अपने उपभोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए, उससे सरकार के द्वारा जो भी व्यय किए जाते हैं अपनी जनता के लिए, तो जो भी निजी व्यय किए जाते हैं उनको काउंट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विनियोग या जो भी पूंजी निर्माण व्यय होते हैं उनको देख लेते हैं, उसमें भी निजी और सरकारी व्यय को देखते हैं। और शुद्ध निर्यात व्यय, इन सबको काउंट करके इनकी गणना कर लेते हैं। तो जब हम ये तीनों जो तीनों इन व्ययों को जब जोड़ लेते हैं, इन तीनों व्ययों को जोड़ने के बाद जो हमारे पास जो आता है वो क्या था, सकल घरेलू उत्पाद। अगर हम इसमें से मूल्य ह्रास को घटा दें, और जो मूल्य ह्रास क्या होता है कि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था मूल्य ह्रास के बारे में कि जो भी कैपिटल जो होती है, चाहे वो भवन हो और चाहे वो मशीनरीज हो या जो भी संपत्ति होती है, जब उसका प्रयोग किया जाता है तो उसकी जो वैल्यू में कमी आती है, उसको यूज़ करने से उसकी घिसावट में जो भी कमी आती है उसको हम बोलते हैं ह्रास, मूल्य ह्रास, इंग्लिश में डिप्रिशिएशन बोलते हैं। तो हम जब ये जीडीपी एमपी जो हमने निकाला है, जो बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जो हम गणना करते हैं, इसमें से अगर हम मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, उसमें से कुल घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं एनडीपी एमपी, बाज़ार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद। ठीक है। अब जो कुल घरेलू उत्पाद हमारे पास आया है, जो बाज़ार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद, उसमें से जब हम अप्रत्यक्ष शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो भी उसमें टैक्सेस लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनको घटाने के बाद उसको हम कैसे निकालते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जब हम सब्सिडी को इनडायरेक्ट टैक्सेस से घटा देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इसको हम जब एनडीपी एमपी से घटा देते हैं, मतलब कुल घरेलू उत्पाद बाज़ार कीमत पर इससे घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है। जब हम अप्रत्यक्ष कर घटाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाता है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे, जो विदेशी आय होती है, विदेशों से साधन जो आय होती है उसमें जोड़ देंगे शुद्ध, विदेश से शुद्ध साधन आय। अब विदेश से शुद्ध साधन आय से क्या मतलब है कि जो भी हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो इंपोर्ट करते हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसमें जो हमारा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आया है इसमें जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, राष्ट्रीय आय, मतलब नेशनल इनकम।
तो हमने देखा ये एक पूरा प्रोसेस है नेशनल इनकम को अगर व्यय विधि के द्वारा निकालना है। तो हमने देखा कि सभी तरह के व्ययों को जोड़ने के बाद उसमें से हम डिप्रिशिएशन घटाएंगे। डिप्रिशिएशन घटाने के बाद जो हमारे पास जो हमने जीडीपी एमपी में से डिप्रिशिएशन घटा देंगे, उसमें से हमारे पास क्या आएगा, एनडीपी एमपी, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा बाजार कीमत पर। फिर उसमें हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देंगे, तो हमारे पास आएगा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। फिर हम उसमें विदेशी शुद्ध आय को जोड़ देंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, राष्ट्रीय आय। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा व्यय विधि में, उन व्यय विधि को लिखने के बाद अगर हम इस चार्ट को बता के जब लिखते हैं, समझाते हैं, तो ये आपका जो आंसर होगा वो और ज़्यादा उसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग उसका वेटेज बढ़ जाता है। तो आप ज़रूर इसको अपने क्वेश्चंस के साथ ज़रूर ऐड करें। अब हम देखते हैं कि जो व्यय विधि के द्वारा जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, इनमें हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं। वो कौन कौन सी सावधानियां होती हैं और कौन कौन से व्यय इसमें नहीं शामिल करने चाहिए। अगर कुछ ऐसे व्यय होते हैं, अगर उनको हम व्यय विधि के द्वारा गणना करते समय शामिल भी कर लेते हैं, तो जो उसका जो गणना होती है, जो भी एक फिगर आती है, वो पूरी तरीके से सही नहीं होती है। वो एक गलत फिगर हमारे सामने आती है, जो सही से जो नेशनल इनकम होती है उसका सही से उसका एक अमाउंट नहीं पता चलता हमें। तो वो कौन कौन से जो व्यय हैं वो हम नेशनल इनकम में उसको नहीं शामिल करते हैं। वो कौन कौन से देख लेते हैं। पुरानी वस्तुओं पर व्यय को शामिल नहीं किया जाता। पुरानी वस्तुएं जो होती हैं, जो पिछले साल बनाई गई थी, या पहले की वस्तुएं जो स्टॉक में रखी हुई हैं, क्योंकि उन पे पहले ही व्यय हो चुका है और वो पिछली जो नेशनल इनकम है उसमें उसको काउंट किया जा चुका है, तो उसको हम दोबारा फिर से उसको काउंट नहीं करते। अगर उसको करते हैं तो नेशनल इनकम का जो फिगर जो गणना होती है वो गलत हो सकती है। फिर दूसरा है अंश पत्र, ऋण पत्र पर किए गए व्यय। जो शेयर हैं या डिबेंचर्स हैं, उन पे जो किसी तरह का जो व्यय किया जाता है, उनको भी हम नेशनल इनकम में व्यय विधि द्वारा जब निकालते हैं तो हम उसकी गणना नहीं करते, उनको शामिल नहीं करते हैं। उसके बाद है मध्यवर्ती व्यय शामिल नहीं होते। मध्यवर्ती व्यय का मतलब जो इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब कोई वस्तु बनती है तो वो अगर कोई वस्तु ऐसी है जो एक बार बिकने के बाद फिर उसका आगे चल के रीसेल होता है, उसमें वैल्यू ऐड होके, तो हम उसको, क्योंकि उसको हम दोबारा जो रीसेल वैल्यू होती है, हम एक जो इंटरमीडिएट्स जो एक्सपेंसेस उस पर करते हैं उनको शामिल नहीं करते, क्योंकि वो लास्ट में जब वस्तु फाइनल गुड्स बनती है तो फिर कहीं ना कहीं जाके उस पर एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट्स जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको इस पर शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद है केवल अंतिम वस्तु। केवल अंतिम व्यय ही हम शामिल करते हैं, क्योंकि अंतिम व्यय का मतलब जो लास्ट में जब वस्तु उपभोग के लिए पूरी तरह तैयार होती है, उस समय जो भी उस पर जो खर्चे किए जाते हैं उन्हीं को ही हम नेशनल इनकम निकालते समय काउंट करेंगे। फिर पेंशन, बेरोजगारी, बीमा आदि जो सरकार के द्वारा जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, जैसे हस्तांतरण व्यय बोलते हैं, उनको भी नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि वो सरकार जो देती है वो एक तरह से जो किसी कार्य के बदले नहीं होते हैं। वो एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, जिसमें आपका पेंशन है, बेरोजगारी है, बीमा है। तो इस पे किए गए जो भी व्यय होते हैं उनको हम नेशनल इनकम को काउंट करते समय नहीं शामिल करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि एक नेशनल इनकम को जब हम व्यय विधि के द्वारा उसकी गणना करते हैं तो इस तरह ये सावधानियां रखनी होती है। कुछ व्यय ऐसे होते हैं उनको हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इन व्ययों को शामिल करेंगे तो जो भी गणना होगी वो त्रुटिपूर्ण होगी और उसमें उसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट हमारे सामने नहीं आ पाएगी।